क्या था इल्सा का इरादा? क्या जेरी नफरत करता था पृथ्वीवासियों से? क्या रेमी का अंदाजा सही होगा? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको 2021 की एक थ्रिलर साइंस फिक्शन फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ, जिसका टाइटल सेटलर्स है। प्लैनेट मार्स पर यह एक सामान्य दिन है। एक स्पेस बेस से इल्सा, रेजा और उनकी बेटी रेमी आकाश में तारे देखते हैं। वो विशेष रूप से एक को देखती है, दूसरे तारों की तुलना में बड़ा और चमकीला है। वो जानती है कि यह चंद्रमा नहीं है, इसलिए वो इस कंक्लूजन पर आती है कि यह उनसे हजारों मील दूर प्लैनेट अर्थ है। परिवार कुछ रिसोर्सेज के साथ प्लैनेट के ड्राई एनवायरनमेंट में जीवित रहने की कोशिश करते हुए बेस में फिजिकल एक्टिविटीज करते हुए अपना दिन बिताता है, लेकिन एरिया के कम से कम एक हिस्से को टेराफॉर्म करने की सुविधा के साथ, जो उन्हें खुले में स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देता है। एक समय में कटौती से पता चलता है कि इल्सा ने रेमी को फोन किया, जो अपने खोए हुए पिता की तलाश में भाग रही थी होराइजन की विशालता की ओर। कुछ घंटों बाद रेमी और उसकी मां की गणित की क्लास होती है, लेकिन रेजा की अचानक उपस्थिति से वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जो अपनी रिकॉनेसेंस ट्रिप के बाद उत्तेजित दिखता है। फिर भी वो अपनी बेटी को एक हैप्पी नाइट विश करने जाता है, जो जानता है कि उसका संदेह कि आसपास के अजनबी असली हैं। रेजा उसे यह कहकर शांत करने की कोशिश करता है कि वे प्लैनेट पर एकमात्र इंसान है, लेकिन लड़की को उसकी बातों पर शक होता है। देर रात परिवार की बैठक में रेमी अपने पिता से पूछती है कि क्या उसने कभी जानवरों को देखा है, साथ ही उन कारणों के साथ कि वे मंगल ग्रह पर क्यों गए। रेजा बस इतना कहता है कि उसने कोई जानवर नहीं देखा है और पृथ्वी वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी, और किसी दिन रेड प्लैनेट उनके पूर्व घर जैसा ही अच्छा होगा। अगले दिन रेमी को दूरी में कुछ महसूस होता है, इसलिए वो ऊपर कूद जाती है और लिविंग रूम में जाती है और खिड़कियों पर लाल रंग से लीव लिखा पाती है। उसके माता पिता को पता चलता है और घबराहट होती है। रेजा ने एक बंदूक भी निकाल ली है, अगर उसे खुद का बचाव करने की आवश्यकता हुई। किसी तरह वे एटलीस्ट 3 व्यक्तियों को कहीं न कहीं 6 होने का नाटक करते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें देखने में असमर्थ हैं। वे बाकी दोपहर सावधानी से बिताते हैं और यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके बानियार पिग्स ठीक हैं या नहीं। अनसर्टेनिटी से प्रेरित होकर रेमी ने एक असुरक्षित पिग को ढूंढने का फैसला किया, जो अब तक का उनका एकमात्र जीवित प्राणी है। इल्सा ने यह नोटिस किया, और जब वो अपनी बेटी को बाहर बुलाती है तो कुछ अजनबी पूरी स्पीड से लड़की को ले जा रहे होते हैं, लेकिन रेजा उन्हें रोकने में सफल होता है, जिससे उनके बच्चे को बचाने के लिए उन्हें सिर पर गोली मार दी जाती है। जैसे ही दुश्मनों में से एक रेमी को लेने वाला था, इल्सा उसके बचाव में आती है, अजनबी पर हमला करती है, जब तक कि वो खड़े होने में असमर्थ न हो जाए। जैसे ही डाकू दूर से शूटिंग शुरू करते हैं, हर कोई कवर के लिए दौड़ता है। लड़कियां अंदर जाने का प्रबंधन करती हैं और इल्सा की मदद से रेजा ने आखिरी दुश्मन पर एक गोली चलाई, जिससे वो पैर में घायल हो गया। पिता उन्हें इंस्पेक्ट करने के लिए छोड़ देता है, जबकि मां लड़की के साथ लाशों की जांच करती है। यह शायद पहली बार है जब रेमी अपने माता पिता के अलावा किसी अन्य इंसान को देखती है, और उसके दुर्भाग्य से वो एक डेड बॉडी बन जाती है। वे शाम तक रेजा का इंतजार करते हैं, इस डर से कि कहीं कोई अजनबी उस पर हमला न कर दे। वे किसी पॉइंट पर कुछ गोलीबारी की आवाज भी सुनते हैं, जिससे सबसे आवाज डर लगता है। बाथरूम की एक स्पॉन्टेनियस ट्रिप के बाद रोशनी बुझ जाती है और वे रात भर अंधेरे में रहते हैं। जागने पर इल्सा इंस्पेक्ट करने के लिए खुद को एक हथियार से लैस करती है, लेकिन वो और रेमी एक घायल व्यक्ति से हैरान है जो उनके घर में घुस जाता है। यह कल का वही आदमी है जो दावा करता है कि उनका परिवार यहाँ बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि यह स्थान ओरिजिनली उनके माता पिता का था, जो उन्होंने उनसे छीन लिया था। कई वर्षों और कई कठिनाइयों के बाद आदमी अपने घर को वापस पाने में सक्षम है और इल्सा और उसकी बेटी को कोई परेशानी न खड़ी करने की कंडीशन के साथ वहां रहने की परमिशन देता है। इसके विपरीत वो उसकी बेटी को वही अकेला छोड़कर इल्सा से निपटेगा। हालांकि वे प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, भाग जाते हैं और सेंट्रल बेस में शरण लेते हैं। इल्सा एक बार प्रवेश करने का अवसर लेती है, जब आदमी ऑफ गार्ड हो जाता है। रसोई में सबसे पहले वो उस पर हमला करने के लिए इंतजार करती है। प्रवेश करने पर आदमी को इल्सा की योजना का एहसास होता है, इसलिए वो उसे वश में कर लेता है, लेकिन पैर में एक नया घाव प्राप्त करता है। वो उसे हत्या के प्रयासों से 30 दिन की छुट्टी देने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास स्टेशन के लिए बड़ी योजनाएं हैं। वो वास्तव में न केवल अपने लिए बल्कि लड़कियों के लिए बेहतर जीवन जीने के लिए जगह की एक्चुअल कैपेसिटी को फिर से रिएक्टिव करके बाहर लाना चाहता है। इल्सा ने उससे केवल एक ही शर्त पूछी, वो रेजा के लिए एक प्रोपल बेरियल है, जो उसकी मृत्यु को स्पष्ट करता है।
वो उन्हें यह देता है। रेज़र को एक पास के पहाड़ में अपने पूर्व साथियों के बगल में दफन कर देता है। यह तब होता है जब वे रहस्यमय आदमी के साथ रहना शुरू करते हैं, जिसको भी संदेह है इल्सा और उसकी बेटी पर। फिर भी रेमी उस आदमी पर नजर रखती है जिसके पास हथियारों का एक विशाल कलेक्शन है, और जब उसे गुप्त रूप से अपनी चीजों को देखने का अवसर मिलता है, जहां उसे एक महिला का चित्र मिलता है, ये वही महिला होती है जिसके साथ उसकी मां ने लड़ाई की थी। वो ड्राइंग लेती है और उसे अपने पास रखती है। शाम को आदमी इल्सा को बताता है कि उसने स्टेशन में सुधार किया है और अब वे नल भी काम कर सकते हैं, जो पहले नहीं कर रहा था। इतना ही नहीं, अगले दिन एक छोटे से बॉक्स के आकार का रोबोट काम करना शुरू कर देता है, जिसे रेमी पसंद करती है और इसे स्टीव नाम देती है, जिससे वो अपना पहला मैस्कॉट और दोस्त बनाती है। रात के खाने के बाद वो व्यक्ति इल्सा को जेरी के रूप में अपना परिचय देता है, जिससे बातचीत शुरू होती है विश्वास का निर्माण। बदले में वो उसे बताती है कि शुरुआत में उसके पिता ने ही उन्हें जगह दी थी, न कि उन्होंने बल के तरीके से यहाँ अपनी जगह बनाई है। हालांकि जेरी के पिता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया जब उन्हें पता चला कि वे पृथ्वी से हैं, इसलिए उन्हें अपना बचाव करना पड़ा। फिर भी वे जेरी की मां के एक्साइल के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए उन्हें अभी भी उनके प्रति कुछ नाराजगी है। आने वाले दिनों में बेस पर तनाव है, भले ही वे अब एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहे हों। जेरी ने रेमी से पूछा कि क्या उसने उसकी ड्राइंग ली है, लेकिन वो इससे इनकार करती है, यह जानते हुए कि यह झूठ है। पुरुष उसे इसे रखने देता है क्योंकि वो इसे एक खजाने के रूप में मानती है। धीरे धीरे इल्सा और जेरी के बीच एक फिजिकल अट्रैक्शन विकसित होता है। फिजिकल अट्रैक्शन रेमी नोटिस करती है और डिस्कम्फर्ट की वजह से वो उसे चली जाती है, यहाँ तक कि स्टीव को भी अपना पीछा नहीं करने देती और खुद ही स्टेशन छोड़ने का फैसला करती है। जब वो किसी प्रकार के फोर्स फील्ड में पहुंचती है, जो एक बैरियर के रूप में कार्य कर रहा है, जो रहने योग्य पेरिमीटर को मार्क करता है, तो उसकी योजनाएं कट शॉर्ट हो जाती हैं, कुछ ऐसा जो रेमी को भ्रमित करता है और वो अपनी योजनाओं को छोड़ देती है। हालांकि वो एक विशाल दरवाजे के सामने आती है जो एक अंधेरे गलियारे की ओर जाता है। यह नहीं जानते हुए कि अंदर क्या होगा, रेमी प्रवेश करती है और पहले से ही कुछ मीटर अंदर दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। वो एक टॉर्च की मदद से आगे बढ़ती है, लेकिन जब दूर में सुरंग के अंत में एक प्रकाश दिखाई देता है तो रेमी प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो जाती है। उसे जेरी द्वारा बचाया जाता है और घर के बेस पर वो अपनी मां के बगल में अपने बिस्तर पर जागती है। जेरी और रेमी बातचीत करते हैं और वो उसे बताता है कि बैरियर से परे चट्टानों और धूल के अलावा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि वो युद्ध से आया है और धीरे धीरे उन्होंने जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया है वो अंतरिक्ष में लीक हो रहा है और जितनी जल्दी वो इसे स्वीकार कर लेगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। रेमी उन दिनों को आईने में धूल के साथ मार्क करती है जब से उसने अपने पिता को खोया है। 1 महीना बीत गया है। उसकी माँ उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं होता है। अगले दिन जेरी को एक गिटार मिलता है और इल्सा को एक गाना बजाने के लिए कहता है। उदास होकर रेमी अपनी माँ को गाते हुए सुनकर ग्रीन हाउस जाती है। वहाँ उसने अपनी माँ के सामने कबूल किया कि वो उससे नफरत करती है क्योंकि वो सब कुछ ठीक होने का दिखावा कर रही है। रसोई में जेरी अपनी बंदूक छोड़ देता है, जिससे इल्सा को उसके खिलाफ जाने का मौका मिलता है। हालांकि बाद में उसे पता चलता है कि बंदूक में कोई गोलियां नहीं है, इसलिए यह बेकार है। इसलिए उसने अपनी बेटी की रक्षा के लिए कुछ और शाप पकड़ लेती है। अंदर दोनों अडल्ट्स लड़की की नजरों से परे स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब जेरी बुरी तरह से घायल हो जाता है तो रेमी को सबसे ज्यादा डर लगता है। वो भागने लगती है। जेरी उसे रोकता है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। जब तक उसके लिए बेस में प्रवेश करना सेफ नहीं है तब तक उसे प्रतीक्षा करनी होगी, इसलिए उसे अपनी माँ का शरीर नहीं मिलेगा। इल्सा को रेजा और अन्य मनुष्यों के समान पहाड़ पर दफनाया जाता है। केवल उसकी बेटी को जेरी की दया पर छोड़ दिया जाता है, जो उसे चोट नहीं पहुंचाने का वादा करता है। साल बीतते हैं और अब दोनों एक साथ रिलेटिव हार्मनी में रहते हैं। सेंट्रल बेस और आसपास के क्षेत्र में सुधार करते हैं और अधिक पिग्स, मुर्गियां और सब्जियां रखते हैं और क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में वेजिटेशन लाते हैं। एक युवा एडल्ट रेमी एक आर्टिफिशियल लेक में जेरी से मिलती है और वो उसे अकेला छोड़कर इसे आजमाने का आग्रह करता है। वो रात में ऐसा करती है, पहली बार गोता लगाती है और जेरी के साथ कुछ शराब शेयर करने के बाद वे घर लौट आते हैं ताकि जेरी उसे एक उपहार के साथ आश्चर्यचकित कर सके। यह उसकी माँ का एक चित्र था जिसे जेरी ने रेमी के थोड़ा और बड़े होने की प्रतीक्षा की ताकि कोई डिटेल्स न खोएं। जेरी द्वारा सांत्वना दिए जाने पर लड़की रोने लगती है।
हालांकि वो स्थिति का फायदा उठाता है और उसे चूमता है, जिससे वो रिजेक्ट कर देती है। अब दोनों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया है। जेरी एक पॉसिबल रिपॉपुलेशन शुरू करने के करीब जाना चाहता है, जिसे वो मानता है कि यह बिल्कुल जरूरी है, लेकिन रेमी ने इस विचार को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया, परवाह नहीं कि वे ब्रह्मांड में आखिरी इंसान हैं या नहीं। दोनों बहस करते हैं और जेरी उसे अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है। स्टीव रेमी को बॉल गेम से खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग लेने से इनकार कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। सुरक्षित होने के बारे में सोचते हुए वो जेरी को अपने कमरे में ऑक्सीजन मास्क को पकड़े हुए पाती है, जिसका उपयोग वो इवेंचुअली बैरियर से बचने के लिए करने वाली थी। जेरी गुस्सा हो जाता है और मास्क के साथ निकल जाता है, लेकिन रेमी उसे वापस लेने की कोशिश करती है ताकि वो बाहर जाकर खुद सच्चाई देख सके, भले ही जेरी उसे बताए कि वहाँ कोई और नहीं है। दोनों संघर्ष करते हैं और जेरी उसे गिरने के लिए मजबूर करता है ताकि गलती से उसका सिर फर्श पर वाल्व के साथ टकरा जाए। जेरी यह देखकर चौंक जाता है कि इस घटना को देखने वाला एकमात्र स्टीव रोबोट था। अपने सिर पर घाव के साथ जागते हुए रेमी को पता चलता है कि वो बंधी हुई है और जेरी उसके ऊपर बैठा हुआ है। वो स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की निराश हो जाती है। वो उसे बताता है कि मानवता के लिए अभी भी आशा है, लेकिन यह उस लड़की पर ऑपोजिट इम्पैक्ट डालता है, जो हाइपरवेंटिलेट करती है और बिस्तर पर संघर्ष करना शुरू कर देती है। जेरी ने माफी मांगते हुए कहा कि उसे इस तरह की चीजें करना भी पसंद नहीं है और बाकी सभी उसे जीवित रहने के लिए कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हताशा इस हद तक पहुंच जाती है कि जेरी शांत न होने पर उसे धमकी देने के लिए मजबूर हो जाता है, जबकि लड़की और भी हताश हो जाती है। कम से कम वो अब चुप रहती है, इस डर से कि क्या हो सकता है। जैसे ही जेरी आगे बढ़ने वाला होता है, उसे स्टीव द्वारा गोली मार दी जाती है, जो लड़की के बचाव में आता है। जेरी गर्दन में गंभीर रूप से घायल है और रेमी के साथ रहने के बजाय वो रोबोट को नष्ट करने के लिए शूट करता है। रेमी खुद को मुक्त करने का प्रबंधन करती है और भाग जाती है, जबकि जेरी रसोई में संघर्ष करता है। वो खिड़की के रिफ्लेक्शन के माध्यम से देखता है कि लड़की उसे टारगेट कर रही है। वो उसे यह कहकर खुद को बचाने की कोशिश करता है कि उसे उसकी उतनी ही जरूरत है जितनी उसे उसकी जरूरत है, लेकिन रेमी असहमत है। जेरी अपना बचाव करने के लिए अपनी बंदूक लेने ही वाला था, लेकिन लड़की के प्रति उसके जेन्युइन प्रेम के कारण उसने मरना पसंद किया। रेमी सीधे हेडशॉट का प्रबंधन करती है। वो न केवल बेस पर बल्कि पूरे टेरिटरी में अकेली रह जाती है। वो बस इतना कर सकती है कि रात भर बैठकर रोती रहे। वो जेरी के शरीर को पहाड़ में दबा देती है, जिससे वो बेस में आखिरी जीवित बच जाती है और पौधों और कुछ जानवरों से अलग एकमात्र जीवित बींग है। वो स्नान करती है और एरिया का इंस्पेक्शन करती है, यह जानते हुए कि कोई और दिखाई नहीं देगा। वो अपने रोबोट मित्र को फिर से एक्टिव करने का प्रबंधन करती है, लेकिन स्टीव को वापस अपने साइड में लाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। रेमी अपने दिन अकेले बिताती है, जानवरों को देखती है और अपने दम पर निर्वाह करती है। फिर भी वो गतिहीन, लापरवाह और सुस्त हो जाती है, यह मानते हुए कि उसकी माँ ने उसे नींद में छुआ है। उसे जेरी भी देखने लगता है, कोई और उसे सुन सके इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी एकमात्र कंपनी दूरी में छोटी सी दिखने वाली पृथ्वी है और वो अब सोच रही है कि वहाँ अन्य लोग हैं या नहीं। वो स्टीव की मरम्मत करने में लगी रहती है और कई प्रयासों के बाद उसे अपनी अगली यात्रा के लिए अलविदा कहने के लिए फिर से फंक्शनल बनाने में सफल होती है। मशीन अपने दोस्त को खोने के लिए दुखी है और रेमी एक आखिरी बार पहाड़ पर सभी मृतकों को विदाई देने जाती है। अपने घर का उसका आखिरी विजन स्टीव द्वारा पिग्स की देखभाल करना है और फिर वो गुफा के प्रवेश द्वार पर मार्च करने के लिए निकल पड़ती है। रेमी आगे बढ़ती है, अपना मुखौटा पहनती है जो उसे चलने पर ऑक्सीजन प्रदान करता है और इसे दूसरी तरफ ले जाता है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। वो आगे की एडवेंचरस जर्नी को देखने के लिए उत्साहित और घबराई हुई है और उसके आश्चर्य के लिए वो केवल मील और मील की बंजर भूमि देखती है, जिसे तलाशने के लिए पूरी तरह से बुक किया गया है। होराइजन पर कोई मानव सभ्यता नहीं है, केवल गंदगी और रेत है। वो अपने पीछे कुछ महसूस करती है और लड़की रेड प्लैनेट की विशालता में अकेले उसके पीछे टनल गेट को बंद होते हुए देखती है।